गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यूनिट 3 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे जो पहला टॉपिक है हमारा क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ लैंड फिल साइट, उसको डिस्कस करेंगे। कि किसी भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जब हम किसी भी साइट सिलेक्शन करते हैं अपने सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, तो जो लैंडफिल साइट सेलेक्ट करते हैं वो लैंडफिल साइट कैसी होनी चाहिए, किस लोकेशंस पे होनी चाहिए, किस किस पॉइंट्स को और कौन से क्राइटेरिया हैं जिसको हम ध्यान में रखते हुए उसको हम वहाँ पर बनाएंगे। इन सभी चीज़ों को हम आज यहाँ पर बताने जा रहे हैं अभी वन बाय वन। तो पहला है कि सबसे पहला पॉइंट जो है लैंड एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि लैंड एरिया एंड वॉल्यूम शुड बी सफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड landfill capacity so that the projected need can be fulfilled for several years. In this way, the cost coming on all that procedure can be justified. ठीक है, तो जो भी हमारा लैंड एरिया या वॉल्यूम है, ओके, जो भी हमारा लैंड एरिया या वॉल्यूम है वो सफिशिएंट, काफ़ी बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कैपेसिटी के अनुसार। अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो जो हमारा फुलफिलमेंट है वो बहुत सालों तक चल सकता है। लैंडफिल जैसे हम 10 साल 15 साल तक के लिए जो है वहाँ पे सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि लैंडफिल साइट शुड नॉट बी एज लोकेटेड as location where suitable buffer zones between landfill site and populations are not available. ठीक है ना, तो हमेशा जो भी हमारा लैंडफिल की साइट्स होगी वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वहाँ पे अवेलेबल ना हो, पॉपुलेशंस आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे कि ऐसी जगह पे हो कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर ना हो। अदरवाइज अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो फिर आपको एक प्रकार से ट्रबल देगा, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन रहेगा तो हमेशा बैड स्मेल या दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो इस प्रकार की वो आपको इंटरप्ट करेंगी, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना है कि बहुत डेंस पॉपुलेशन एरियाज में ये सब ना हो, ओके, जो भी हमारी साइट लोकेशंस है। तीसरा है कि लैंडफिल एरिया हैविंग स्टीप ग्रेडियंट, जो भी मतलब स्टीप ग्रेडियंट पे होना चाहिए, वेयर सुटेबल ऑफ स्लोप्स कैन बी प्रॉब्लमेटिक्स शुड नॉट बी सेलेक्टेड। ओके, तो ग्रेडियंट का हमको बड़ा ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो है कि ग्रेडियंट कैसा है जब भी हम लैंडफिल साइट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत स्टीप ग्रेडियंट सेलेक्ट करने पे क्या होगा कि जैसे आपने डिकम्पोज मतलब उसको अनलोडिंग जब हम करते हैं तो जब हम ला के उसको अनलोडिंग करेंगे तो पता चलेगा कि कहीं और वो हो रहा है, डंप हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स लाइक प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। उसके बाद है द वाटर लेवल इन द ग्राउंड वाटर शुड बी सफिशिएंट बिलो द बेस ऑफ एनी एक्सकेवेशन टू इनेबल लैंडफिल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राउंड वाटर टेबल शुड बी सफिशिएंट बिलो द बेस ऑफ एनी एग्जीक्यूशन ऑफ इनेबल लैंडफिल। तो ग्राउंड वाटर टेबल की हम बात कर रहे हैं अगर फोर्थ पॉइंट में, तो ग्राउंड वाटर टेबल का हमको बड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा लोकेशन ना हो कि पता चले ग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी हाई है, जब हमने जो भी हम गड्ढा खोद रहे हैं या फिर जो भी डिगिंग कर रहे हैं उस एरियाज में डिकम्पोज करने के लिए, तो वो ग्राउंड वाटर टेबल को इंटरप्ट कर रहा हो, ठीक है, उससे ग्राउंड वाटर टेबल भी कभी कभी पॉइजनियस हो जाएगा। इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। ग्राउंड वाटर टेबल जो है सफिशिएंट बिलो बेस ऑफ द, जहाँ पे एग्जीक्यूशन, जहाँ जिस लेवल तक हम उसको फिलअप कर रहे हैं, ओके।
नंबर 5 देखते हैं, द लैंड विच इज सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटली, लैंड ऑफ biodiversity, the sensitive ecological area of such a land should be present within potential area of land sites. ठीक है ना। तो 5th पॉइंट में हम जो है यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हम जो भी हमारी लैंड है वो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर विथ रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट जो भी इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर करते हैं उसके लिए बेहतर हो। ठीक है ना। ऐसा लैंड नहीं होना चाहिए कि मतलब जैसे दूसरी जो चीजें हैं जो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हो। ठीक है, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्मफुल ना हो, ये सब पॉइंट्स को वहाँ पे हमको देखना है। नेक्स्ट वन इज द प्राइवेट एंड पब्लिक इरिगेशन वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं हम इसमें 6 पॉइंट में। तो ये कह रहा है कि जिस भी लैंड पे हम अपने डिकम्पोज कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट को, तो उस लोकेशंस पे पब्लिक और प्राइवेट इरिगेशन की जो सप्लाई है वो कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जो भी पब्लिक एंड प्राइवेट इरिगेशन वाटर सप्लाई है वो अवे होनी चाहिए फ्रॉम द बाउंड्रीज एंड लैंडफिल साइड, बिकॉज दी सप्लाई विल बी रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। ठीक है ना। अगर हम जैसे पता चला कि सिटीज को वाटर सप्लाई जा रही है या जो भी दूसरे इरिगेशंस के पर्पस के लिए वाटर सप्लाई जा रही है, सॉलिड वेस्ट उसके कांटेक्ट में आएगा, देन दे विल बी पॉइजनियस। ओके, तो इन सभी पॉइंट्स का वहां पे बड़ा ध्यान रखेंगे कि इस लोकेशंस पे अवेलेबल है। ये सभी के सभी पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया है ऊपर की तरफ जो देखेंगे तो इनका बड़ा यूज है इन द फील्ड ऑफ द सॉलिड वेस्ट डिकम्पोज जब करते हैं, लैंड डिकम्पोज या साइट सिलेक्शन जब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैंडफिल एरिया शुड नॉट बी वेरी क्लोज टू insignificant water bodies, is a course of dam. There will be risk of contamination of water bodies which can be hazard for aquatic life. तो अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि डैम जो होता है, जो भी वाटर बॉडीज होती है जैसे डैम हो गए या फिर दूसरे भी बहुत सारे जो है वाटर स्टोरेज के लिए जो भी हम यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड वाटर बॉडीज। तो जब भी हम सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे या साइट सिलेक्शन करेंगे फॉर द सॉलिड वेस्ट, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे कि लैंडफिल एरिया शुड नॉट बी वेरी क्लोज। ठीक है ना। जो भी वाटर बॉडीज है उसके बहुत क्लोज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर बहुत क्लोज हम बना देंगे तो वो क्या होगा कि जो भी हार्मफुल कंटामिनेंट्स हैं फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट, जैसे बहुत सारी आप देखेंगे मेडिकल्स के फील्ड से आने वाले जो भी ये होते हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट जब हम कलेक्ट करते हैं तो जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत सारे उसमें आ जाते हैं, जैसे या फिर काफ़ी हार्मफुल जो मेडिसिन होती है वो सभी हम सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। और जब उनका कांटेक्ट होगा वाटर बॉडीज के साथ तो वाटर बॉडीज क्या होगी, हम पूरी तरह से हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर वो बहुत सारे हाइजेनिक डिजीजेस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका हमको बड़ा ध्यान रखना है साइट सिलेक्शन करने में। टोटल 16 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ओके, no major power transmission or other infrastructure like sewer, water supply lines should be crossing through landfill development areas. It's very important कि जब भी हम लैंडफिल के लिए साइट सेलेक्ट करेंगे सॉलिड वेस्ट के लिए तो इसका ध्यान रखेंगे कि कोई भी इस प्रकार का जैसे सीवर लाइंस, वाटर सप्लाई लाइंस, वो सब उस एरियाज को क्रॉस नहीं करनी चाहिए जो भी लैंडफिल की साइट्स होगी। अदरवाइज क्या होगा कि इस प्रकार का जब भी क्रॉस करेगा कोई भी वाटर सीवर लाइंस, वाटर सप्लाई लाइंस, तो वो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली उनको अफेक्ट करेगा
पूरी का पूरा, जैसे हमने जब लैंडफिल कर देते हैं तो फिर इसको ऊपर से सॉइल से जो है हम उसको स्मूथ फिनिशिंग दे देते हैं। अब उसमें क्या है कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो पता चला कि कभी सीवर लाइन डिस्टर्ब हो गई, ठीक है ना, वाटर सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हो गई, तो फिर आप उसको फिर क्या करेंगे, पूरा मट्टी खोद करके उसको निकालना पड़ेगा। और इस तरह की कंडीशंस में जो होता है कि जो हमारा प्रोसेस है सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करने का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम जो है जो भी प्रोसेस है उसमें हम कैसे उसको वो करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट शुड बी नियर द बाउंड्रीज ऑफ लैंडफाइल साइट्स। तो ये तो बहुत क्लियर है कि जो भी हमारी लैंडफिल साइट्स होगी उसके आसपास किसी प्रकार का रेजिडेंशियल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट क्या है, आप करेंगे साइट के आसपास जो है तो वो एक प्रकार से डिस्टर्ब कर देगा। जो भी वेस्ट नेक्स्ट द वाटर डिस्पोजल साइट शुड बी वेरी अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल एरियाज एंड वेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमको। ओके, पॉइंट नंबर 10 है लैंड स्केपिंग एंड प्रोटेक्टिव shelf should be included in the design so that to minimize the visibility of operation, ठीक है ना। नेक्स्ट वन we already discussed 10 point here. 11 unstable areas have sufficient seismic risk which would cause destruction of berms are not recommended for landfill sites, ठीक है ना। तो जैसे भी अनस्टेबल एरियाज हैं दैट हैव सिग्निफिकेंट सिस्मिक रिस्क, जो भी अनस्टेबल एरियाज होते हैं जैसे मैंने जहाँ पर स्लोपिंग ज़्यादा होती है तो वो क्या होते हैं, हमेशा उसमें सिस्मिक रिस्क की पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा होती है, दैट कॉसेज डिस्ट्रक्शन ऑफ बर्म्स। जो भी हम बर्म्स बनाते हैं जैसे लैंडफिल साइट जो बनाते हैं तो जो बर्म्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो भी अनस्टेबल एरियाज हैं उनको हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। जब साइट सिलेक्शन करेंगे हमेशा स्टेबल एरिया की तरफ ज़्यादा रिकमेंडेशन रहेगा अपना कि जो भी हमारी साइट है वो ऐसा हो कि मतलब स्टेबल्स हो। ओके, उसको भी मैं येलो लाइन से भी वो कर दूंगा। देयर शुड नॉट बी फॉल्ट लाइन एंड सिग्निफिकेंटली फ्रैक्चर्ड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो फॉल्ट लाइंस को अवॉइड करेंगे, ठीक है। क्यों अवॉइड करेंगे, दिस फॉल्ट लाइन कैन अलाउ the unpredictable movement of gas within 500 meter of perimeter of proposed landfill development, ठीक है ना। तो इस तरह के एरियाज को हम अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है कि इस प्रकार के जो दिस फॉल्ट लाइन कैन अलाउ द अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट ऑफ गैस विद इन 500 मीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ प्रपोज्ड लैंडफिल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है क्योंकि जब गैसेस काफ़ी, जैसे फॉल्ट लाइन है तो मूवमेंट ऑफ गैस होगी 500 मीटर्स में, और तो वो काफ़ी हार्मफुल है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राउंड वाटर क्वालिटी शुड नॉट बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग द साइट डेवलपमेंट फेज। अब देखिए, तो जैसे भी हम जब भी साइट सिलेक्शन करेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ग्राउंड वाटर जो क्वालिटी है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो ड्यूरिंग द साइट डेवलपमेंट फेज। जैसे हम साइट को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब हमको यहाँ पर अपने मटेरियल को डिकम्पोज करना है, अपने जो भी हमारा प्रोसेस है उसी इस एरिया में हम करेंगे, तो ग्राउंड वाटर क्वालिटी का बड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कि ग्राउंड वाटर जो भी क्वालिटी लेवल है उसको हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है ना।
कि भाई ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे। ग्राउंड वाटर को किसी भी तरीके से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। In case under the law of concerned municipality, it should be responsibility of municipality to identify landfill sites and hand over to operators of operations. Selection of landfill site should be based upon the examination of environmental issues. ठीक है, लैंडफिल की साइट जो भी सेलेक्ट होगी वो इन्वायरमेंटल इश्यूज के पॉइंट्स कंसीडर करते ही के बाद ही हम किसी भी साइट को सेलेक्ट करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज द लैंड fill site should be near the waste recycling facility, otherwise the waste recycling facility should be planned as integral part of landfill sites. Okay, तो इन सभी के सभी पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए जो है प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम इस यूनिट 3 से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स भी देखेंगे। ओके, नाउ थैंक यू एवरीवन।